आहार भी कह सकते हैं, जो युक्त है सभी तरह से, वो उपयुक्त आहार। तो इन सभी बातों का विचार करके जिस आहार को हम चूज करते हैं, जिसका सेवन करते हैं, वो उपयुक्त आहार है। कुछ और बातें हैं आयुर्वेद के अनुसार आहार कैसा होना चाहिए, ये हमने देखा। आयुर्वेद के अनुसार कुछ और विशेष बातें हैं। आहार कब लेना चाहिए, तो भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने इससे पहले के एक क्लास में शायद मैंने ये बात कही थी कि मैंने कहीं पर पढ़ा है, एक उक्ति मुझे उस वक्त मैंने आपको कहा था। कौन से राइटर के बारे में कहा था मैंने, याद है किसी को? सब लोग जाग रहे हो या मैं अकेले ही जाग रही हूँ? नहीं मैडम, जाग तो रहे हैं। મેમ याद કેવલ है या नहीं? પૂછ્યું हाँ, સવાલ તમે શું પૂછો મારું ધ્યાન નતું. आहार के बारे में एक बात मैंने कहा था कि भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। उसके हिसाब से एक बात मुझे याद आई थी, मैंने कहीं पर पढ़ी थी, जो बहुत अच्छी थी, उसके बारे में मैंने बात की थी। कौन से लेखक की कौन सी बात थी, किसने बताई थी, कौन से बुक में मैंने पढ़ी थी, याद है? हाँ मैंने मैम। बताया था। हाँ मैम, आपने बताया था कि भूख लगने पर खाने पे हम स्वास्थ्य खा रहे हैं और भूख न लगे फिर खा रहे हैं तो हम जहर खा रहे हैं। हाँ, गुणवंत शाह जी की एक बुक थी, जाने माने लेखक है गुणवंत शाह। उन्होंने ये कहा था कि जब भूख लगती है और आप खाते हो तो आप स्वास्थ्य खा रहे हो, और बिना भूख के अगर आप खा रहे हो तो आप रोग खा रहे हो। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत डिप है ये। तो इसीलिए आयुर्वेद में यही कहा है कि भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में दोनों में ये कहा है कि भूख लगने पर ही भोजन करें। इसके अलावा चित्त जब एकाग्र हो, एकाग्र चित्त से, शांत मन से, शांत स्थान पर, स्थान भी बताया है कि कैसा होना चाहिए, तो शांत स्थान पर एकाग्र चित्त से और शांत मन से बैठकर भोजन करें, बैठकर भोजन करें। तो इसमें 3-4 बातें हैं। पहले तो एकाग्र चित्त होना चाहिए, दूसरा स्थान जो है वो शांत होना चाहिए और मन भी शांत होना चाहिए। वहां पर बैठकर भोजन करें, यानी बैठना है, खड़े खड़े भोजन नहीं करना है। तो आयुर्वेद में ये जो लिखा है उसमें 3-4 बातें समझने जैसी है। दूसरी है, भोजन करते समय ज्यादा बातचीत, हंसी मजाक, यहाँ तक कि आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं कि भोजन करते वक्त भी कुछ ना कुछ, भले ही वो अपने मोबाइल में, फोन में रील्स ना देखते हो, लेकिन पढ़ना लिखना वगैरह अपना जो कंप्यूटर पर काम करते वक्त खाना खाते हैं, तो इसमें भी आयुर्वेद में निषेध बताया गया है कि कुछ भी पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, सीखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी क्रिया खाने के अलावा हमें खाते वक्त नहीं करनी है। पूरा मन हमें खाने पर लगाना है। तो भोजन जब हम करते हैं तो पूरा मन भोजन में कैसे लगाए? तो सबसे पहले तो जब हम भोजन करने बैठे तो पहली बात तो हम परमात्मा को अपना जो है वो ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि इतना अच्छा खाना मुझे दिया। दूसरा, उस थाली को देखेंगे, उसमें जो भी है उसके कलर्स को देखेंगे, उसकी स्मेल को पहले हम फील करेंगे। इसके हिसाब से फिर हमारी जो पाचन क्रिया है वो स्मेल से ही शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे सामने अच्छा ताजा भोजन हो तो उस भोजन की स्मेल से ही हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीज होती है। तो पाचन की शुरुआत स्मेल से ही शुरू हो जाती है। तो वो संदेश दिमाग तक पहुंच जाता है कि ये इतना 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 अच्छा खाना आ रहा है। सो इस तरह का सिक्रीशन भी सलाइवा के द्वारा और साथ साथ
हमारे स्टमक में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं हमारे शरीर को पता चलता जाता है और सिक्रीशन होता जाता है। तो पूरा अगर मन हमारा पूरा खाने में नहीं है और हम दूसरी चीजें कर रहे हैं, जैसे खाते वक्त हम कुछ पढ़ रहे हैं, खाते वक्त हम कुछ देख रहे हैं, खाते वक्त हम बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं किसी और के साथ, तो नेचुरली हमारा मन और भाव जो है वो पूरा खाने में नहीं होगा, खाने के स्वाद में नहीं होगा, उसकी स्मेल में भी नहीं होगा, कहीं और होगा। तो जहां पर भाव नहीं है, जहां पर खाने की स्मेल का पता नहीं है, टेस्ट का ज्यादा पता नहीं है, तो जो चीज हम खाते हैं उसके साथ अगर हम जुड़ते नहीं हैं तो उस तरह का अच्छा पाचन शरीर में नहीं होगा। क्योंकि पचने की प्रोसेस देखने से, स्मेल करने से और पहले टेस्ट से ही शुरू हो जाती है जो अंत तक चलती है। तो वहां वही मिसिंग है, वो भाव ही। तो इसके लिए ये कहा है कि मन खाते वक्त मन खाने में होना चाहिए, भोजन करते वक्त एकाग्रचित कहा ना, और बातचीत नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना, चलना फिरना ज्यादा नहीं, यानी बैठकर भोजन करना, चलना फिरना नहीं मतलब, और कोई और क्रिया नहीं करना। तो भोजन करते वक्त मन शांत रखना, भोजन में मन रखना और भाव से भोजन करना। तो ये भोजन पहले तो कैसा होना चाहिए, इसके बाद कैसे भोजन करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, भूख लगने पर किस तरह से करना चाहिए एकाग्रचित से, स्थान कैसा हो जहां बहुत ज्यादा कोलाहल ना हो, शांत हो स्थान, इसके अलावा हम शांत हो, मन शांत हो और पूरा हमारा मन भोजन में लगा हो। इसके बाद कहते कि भोजन के बाद क्या करेंगे। तो जब भोजन हम इस तरह से कर लेते हैं तो भोजन के बाद का जो समय है वो थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा गया है। पहले थोड़ी देर आराम, उसके बाद हल्का विहार। तो इसका अर्थ ये है कि आयुर्वेद में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा है, जिसे हम वाम कुक्षी भी कहते हैं। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटना होता है। बाईं करवट लेटने के लिए जो कहा है वो इसलिए कहा है कि इससे पाचन अच्छा होता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक आराम करना है और फिर विहार, हल्का विहार कहा है। हल्का विहार इसलिए कहा है कि थोड़ी देर आराम करने के बाद या बाईं करवट सोने के बाद आपको थोड़ी देर विहार यानी स्लो वॉकिंग करने के लिए कहा है। विहार यानी चलना पर, वॉक करना पर स्लो, हल्का विहार। खाना खाने के तुरंत बाद आप फास्ट नहीं चल सकते, रनिंग नहीं कर सकते। तुरंत बाद तो आपको कोई हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन है कि खाना जब हम खाते हैं तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन की, वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक चलती है, किसी किसी की 3 घंटे तक चलती है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। इसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, घर का या वजन उठाने वाला या कोई भी हार्ड वर्क खाना खाने के तुरंत नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम कोई वर्क ऐसा करते हैं जिसमें पैरों की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, हाथ की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, अन्य शरीर के अन्य पार्ट एंगेज होते हैं, तो तब क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और जब हम खाना खा लेते हैं तो जो पाचन की प्रोसेस होती है उसमें उस वक्त मैक्सिमम ब्लड फ्लो चाहिए होता है पाचन को। क्योंकि हम जब पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो स्टमक में फूड को जैसे वलोना होता है उस तरह से किया जाता है, तो सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो उस वक्त स्टमक में चाहिए होता है, तो वो हमें देना हो पड़ता है। अदरवाइज अगर हम उस वक्त एक्सरसाइज करने लगे, बहुत फास्ट चलने लगे, तो क्या होगा, पूरा ब्लड जो है वो उस पार्ट तक जाएगा। जैसे हम रनिंग करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद अगर किसी ने दौड़ना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है पहले पैर की ओर जाएगा, फिर पूरे
शरीर में एकदम से दौड़ने लगेगा, तो वो जो पाचन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ब्लड फ्लो चाहिए पाचन शक्ति को। तो इसलिए अब जब रुक जाती है तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं और 2 से 2.5 घंटे तक जो एनवायरनमेंट हमारे हमें बाहर है उससे अलग ही एनवायरनमेंट हमारे स्टमक में होता है। स्टमक में एक तरह का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो आप कोई भी खाना ऐसे ही पड़ा रहे जहां जिसकी आसपास के वातावरण की गर्मी बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली वो 2 से 3 घंटे में बिगड़ जाएगा। तो जो फ्रेश खाना आपने खाया है वो 1.5 से 2 घंटे तक स्टमक में रहता है, उसके बाद वो छोटी आंत की ओर चला जाता है और वहां से बड़ी आंत में जाता है। उसके ड्यूरिंग ये 3 से 4 घंटे या 5 घंटे में जो स्टमक से 2 घंटे के बाद निकल जाता है, उसके बाद वो रस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। मतलब जो खाना है उसका पाचन हुआ, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकला और रस बन गया, और जो वेस्ट था वो एलिमिनेट होने के लिए किसी और ऑर्गन तक चला गया। तो ये प्रोसेस में स्टार्टिंग की जो 2-3 घंटे की है वो स्टमक में होती है, वो अगर रुक जाती है तो क्या होता है, स्टमक में खाना फर्मेंट होता है। 2 से 3 घंटे तक वहां पड़ा रहा जो खाना, वो पाचन की प्रोसेस नहीं हुई। जो पाचन की प्रोसेस नहीं हुई वो खाना फर्मेंट होता है, और जो फर्मेंट होता है यानी कि वो सड़ता है। 2 से 3 घंटे तक अगर पड़ा रहा तो वो छोटी आंत में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आने के बाद ही छोटी आंत में जाता है। पहले वो सड़ेगा वहां पर, फिर सड़ी हुई चीजें, फर्मेंटेशन हुई चीजें को आगे भेज दिया जाएगा। उसमें से रस जो निकलेगा वो भी फर्मेंटेड रस ही निकलेगा। रस तो लेना शरीर का काम है, उसमें से जो आपने खाया है वो उसका वैसा रस लेगा। अगर आप महीने या 2 महीने पहले के डोमिनोज के पिज्जा खाते हो, वो तो पैकिंग में पड़े होते हैं, तो आप वो पैकिंग वाले पिज्जा खाते हो जो वो लोग आपको ओवन में गर्म करके देते हैं, तो उस वो ऑलरेडी फर्मेंटेड है, वो सड़ा हुआ फूड ही है। प्रिजर्वेटिव के कारण आपको पता नहीं चलता कि वो सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ फूड आपने खाया तो वो रस भी फर्मेंटेड बनेगा ना, जो आपने दिया उसी में से एक्सट्रैक्ट निकलेगा। तो वो सड़ा हुआ रस आपका सड़ा हुआ रक्त बनाएगा, और सड़ा हुआ रक्त ही आगे जाकर आपका सड़ा हुआ शुक्र बनेगा। इट्स अ हार्ड लैंग्वेज, लेकिन इट्स ट्रूथ। तो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो 2 से 3 घंटे तक कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया रुक जाए। पाचन को सपोर्ट देना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट तक सोते रहना है, आराम से बैठना है। लेकिन बैठते वक्त भी, अगर बैठते हो तो बैठते वक्त भी ध्यान रखना है कि हमारी कोई मूवमेंट ज्यादा ना हो। अगर विहार करना है, जैसे 20 मिनट के बाद लघु विहार के लिए कहा गया है, हल्का विहार यानी वॉक करना खाना खाने के बाद, पर वो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं होता, वो 20-25 मिनट के बाद होता है और स्लो वॉकिंग होता है। इसका ये कारण जो मैंने समझाया वही है। तो इसके आगे चलते हैं हम, थोड़ी देर आराम और फिर हल्का विहार। और इसके बाद क्या करना है, विहार भी कर लिया, आराम भी कर लिया, तो अब हमें लगता है कि 2 घंटे, या जैसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डाइट में कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद कुछ खाओ। कई सारे जो वजन घटाने के सेंटर्स आजकल बहुत सारे हैं, और उसमें ये कहा भी जाता है कि हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ खाना है, भूखे नहीं रहना है। हम खिला खिला के पता नहीं मारेंगे या वजन उतारेंगे, पर हर बार 2 से 2.5 घंटे में कुछ खाने को कहते हैं। आयुर्वेद कहता है 3 घंटे से पहले कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। अगर 3 घंटे के बीच में अगर आपने कुछ खा लिया तो क्या होगा, फिर से वही होगा, क्या प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि जो एक प्रोसेस में चला गया है, एक चीज प्रोसेस में चली गई है।
कुछ मशीन में हमने कुछ वर्क करने के लिए डाला, वो अधूरा है, वो अधूरा है, उसको आपने रोक कर उसमें कुछ और डाला, तो वो जो प्रोसेस पहले वाली चीज की थी वो तो रुकी ही, वो तो डिस्टर्ब हुई, अब नई शुरू हुई। जो डाला है वो तो उस मशीन को प्रोसेस करना ही है, आप जब भी डाले उसको पहले से प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसको पहले से प्रोसेस करना शुरू किया। किस चीज से किया? जैसे मैंने अभी खाना खाया हो तो मेरे पेट में प्रोसेस चल रही है डाइजेशन की, अभी 1 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि और मुझे कुछ खाना है, मैंने फिर से डाल दिया। तब क्या होगा? जब भूख लगती है और आप भोजन करते हो, तो जैसे मैंने कहा आप पाव से जुड़ते हो, जैसे मैंने कहा मुंह से सलाइवा के साथ आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो जो पहली प्रोसेस है वो तो नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स तो कम ही होंगे उस वक्त, जो पहली वाली बुक में थे ऐसा नहीं होंगे। तो कम एंजाइम्स के साथ पेट को कंपल्सरीली वो आपने जो दूसरा चीज दिया उसको डाइजेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा, जो इनके लिए इजी नहीं है क्योंकि एंजाइम्स नहीं है या कम एंजाइम्स है। जैसे पचाने के लिए होने चाहिए इतना बाइल या एंजाइम्स नहीं है, तो उसको वो कठिन प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस जो पहले चालू थी उसको बंद करना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? ये जो कम एंजाइम्स है उसको पचने में वैसे भी देर लगेगी, वो प्रोसेस लंबी चलेगी, तब तक अगला खाना फर्मेंट हो जाएगा। वही बात जो मैंने पहले समझाई, जो पड़ा रहता है आपके पेट की वातावरण जो है आपके स्टमक की वो बहुत ज्यादा गर्म है, एसिडिक है, खाना फर्मेंट होता है, जो पड़ा रहता है वो फर्मेंट होता है। तो नया आपने डाला, अगला फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नया पचते पचते बहुत देर लगेगी, क्योंकि उसमें एंजाइम्स भी कम होंगे। तो इसलिए वो फर्मेंटेशन वाला फूड वेस्ट गया जो आपने पहला खाया, कितना भी ताजा खाया, कितना भी अच्छा खाया, कितना भी न्यूट्रिशियस खाया, बिगड़ गया, फर्मेंट हुआ, 50% काम लगेगा, 50% बिगड़ गया। तो अच्छा खाना खाया, अच्छी जगह से खरीद कर लाए, अच्छे पैसे देकर लाए, लेकिन आपका रस तो अच्छा नहीं बना। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, नहीं तो ये प्रोसेस बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि जब तक भूख ना लगे दोबारा, और सच्ची भूख किसे कहेंगे, तो इसके लिए समय दिया है, सच्ची भूख के लिए इसके लिए समय दिया है कि 3 घंटे के बाद जो अगर आपको नेचुरल भूख लगती है तो आपकी अग्नि एकदम प्रॉपर है। अगर आपको 3 घंटे तक कुछ खाने की नहीं, इसके 3 घंटे तक भी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, तो आपकी अग्नि मंद है। इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हम तो सुबह को खाते हैं, मैं तो दोपहर को खाती हूँ तो रात को भी खाने की इच्छा नहीं होती, मैं तो दूसरे दिन सुबह तक ऐसा रख सकती हूँ। आपकी अग्नि मंद है और मंदाग्नि से रोग आते हैं। तो इसलिए हर 3-3.5 घंटे के बाद नेचुरल भूख लगनी चाहिए। इसका ये अर्थ ही यही है कि आपके स्टमक में जो अग्नि है उसने अपना पहला काम पूरा कर लिया है, तभी वो फिर से प्रज्वलित होकर मांग रही है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, फिर से दो। 7-8 घंटे तक अगर नहीं भूख लगती बिल्कुल, दैट मीन्स वो अग्नि मंद है, 8 घंटे तक उसने अपना काम खत्म नहीं किया, वहां फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है आयुर्वेद में। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि अधपचा जो खाना है, यानी कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद अधपचा खाना रहते हुए, पेट में रहते हुए दूसरा भोजन कभी भी नहीं करना। क्या होगा? आम उत्पन्न होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। अब आम उत्पन्न होना यानी क्या? फूड जब फर्मेंट होता है तो उसकी एक अजीब सी स्मेल आती है। आप 2-3 दिन ऑलरेडी फर्मेंटेड, जैसे इडली है, जैसे कोई भी फर्मेंटेड चीज आप बनाते हैं उसको रख देना, फ्रीज में नहीं रखना, और इस गर्मी में उसको ऐसे ही कोई पैक डिब्बे में रख देना। आपका स्टमक खुला नहीं है, वो पैक ही है, तो पैक डिब्बे में रख दे, हवा जहां पर नहीं आती, और फिर उसकी स्मेल देखना आप।
तो ये टॉक्सिन है, ये आम उत्पन्न करता है। आम यानी जो खाना सड़ता है पेट में, जो पचता नहीं है, उसमें से जो द्रव उत्पन्न होता है वो आम है। अब शरीर की तो रचना ही ऐसी है कि आप देते हो उसका एब्स्ट्रैक्ट वो लेगा, तो वो इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट लेगा और वो उससे आम बनेगा। आम यानी अधपचा खाना। वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा लीवर, तो उसको क्या करेंगे, ब्लड में छोड़ देगा। इससे क्या होगा, एलिमिनेशन होना चाहिए। ब्लड से सबसे पहला एलिमिनेशन किडनी से होता है। फिल्टरेशन का काम, ब्लड के फिल्टरेशन का काम किडनी करती है। तो अधपचे खाने का आम यूरिक एसिड के रूप में आप यूरिन में निकलता है। तो यूरिन में जो यूरिक एसिड जाता है, इसके कारण यूरिन में जलन होती है, किसी किसी को पस आता है, तो ये तो होता है। पर जब तक ये होता है और एलिमिनेशन होता है तो अच्छा है। अदरवाइज ये टॉक्सिन्स जब नहीं निकलते किडनी से, ब्लड में घूमते रहते हैं, तो वो कहीं भी आ जाकर चिपकते हैं। जैसे अगर कोई जॉइंट्स में ये आम चिपक जाता है तो उसको जॉइंट पेन बोलते हैं। आर्टरी में जाकर के ये चीजें चिपक जाती है तब उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। किसी और चीज को चिपक के कोई भी ग्लैंड को वो डिसफंक्शन कर सकता है, जैसे थायराइड। तो ये विषमता है जो ये है, किसी सबको पता नहीं होता। आहार के बारे में आयुर्वेद में जो चीजें कही गई है वो पढ़ना और समझना बहुत आसान है, लेकिन इससे इजी क्या हो गया है आजकल, जो लोग आकर बोलते हैं कि वजन घटाना है तो हर 2-2.5 घंटे के बाद ये खाओ वो खाओ। डाइट भी इसी तरह का देते हैं, हर 2 घंटे के बाद कुछ खाना है, हर 2 घंटे के बाद जूस पी लेना, हर 2 घंटे के बाद ये कर लेना। लेकिन हमें रूट पता होने के बाद भी हम ये करते हैं कि डाइजेशन का नियम क्या है। तो 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना और हर 3 घंटे के बाद कुछ खाना, दिस इज द रूल। लेकिन अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको पता चलता है कि 3 घंटे के बाद भी हमको खट्टी डकार आती है, 3 घंटे के बाद भी हमें लगता है कि पेट भारी है, तो पहले उसका उपाय करना। पाचन कैसे सुधरे, कैसे अच्छी सच्ची भूख लगे, ये काम करना सबसे पहली जरूरत है। तो ये आहार के नियम हुए कि कैसा आहार होना चाहिए और किस तरह से आहार को लेना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार आहार जो है वो केवल भोजन नहीं है, आहार एक पूरा विज्ञान है। ये सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि उसे लेने की एक सम्यक विधि है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका जीवन चलता है। अब जिसके ऊपर आपकी लाइफ चलती है, जीवन चलता है, उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आहार की शुद्धता होनी जरूरी है। सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध आहार उचित मात्रा में होना चाहिए। जो शुद्ध आहार उचित मात्रा में होना चाहिए, उपयुक्त काल में होना चाहिए। आहार तो शुद्ध ढूंढ लिया आपने, मात्रा कैसे पता करोगे? अपनी अग्नि के हिसाब से। तो उचित मात्रा, उपयुक्त काल, ये सही समय है या नहीं आहार लेने का, हितकर है या नहीं मेरे लिए, मन को प्रसन्न करता है या नहीं। सेवन के सभी जो चीजें हैं, बल, आयु, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना, ये सब ये आहार करता है या नहीं, यानी कि स्वास्थ्य बढ़ाता है या नहीं, आयु लंबी करता है, ऐसा आहार है या नहीं, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाला ये आहार है या नहीं। ये 3-4 चीजें हर निवाला मुंह में डालने से पहले खुद से पूछ लेना कि हम जो खाते हैं वो इन 5 चीजों में से ये क्या करने वाला है। क्या वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा रहा है? क्या हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है? क्या ये इससे हमारी आयु बढ़ेगी या घटेगी? ये शुद्ध है या नहीं? सबसे पहला बताया शुद्ध आहार, सबसे पहला शब्द ही यहाँ पर दिया, शुद्ध आहार। पहले आहार शुद्धि तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ये शुद्ध आहार भी कैसा होना चाहिए? मात्रा उचित, काल उचित, और इसके साथ क्या होना चाहिए?
मात्रा उचित, काल उचित और इसके साथ ये आहार हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है या नहीं। ये 3-4 चीजें सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है आहार के लिए। तो ये टॉपिक था हमारा। आहार विधि। इसके बाद आपके सिलेबस में षड्रस का एक टॉपिक है या नहीं? हाँ मैम, है सेक्शन हाँ 5। हाँ, और ये भी बाकी है। हाँ ये बाकी है मैम, ये अभी लिखा है वो कौन से सेक्शन का है? ये प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग लिखा है, वो है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग नहीं है। व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू बिफोर एंड आफ्टर मील, ऐसा कुछ टॉपिक था। મેમ ફૂડ ઇન્ટેક ટાઈમિંગ એન્ડ મેથડ્સ એવું છે સેક્શન 5 हाँ हाँ, फूड इंटेक टाइमिंग एंड मेथड, यानी कि आयुर्वेद के मुताबिक आहार विधि विशेष, आयुर्वेद के हिसाब से आहार कैसे लेते हैं, ये था। इसके बाद है षड्रस। तो 6 रस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम 3 में आयुर्वेद में षड्रस के बारे में सबने पढ़ा ही होगा कि ये 6 रस कौन कौन से हैं। किसको याद है? कौन मुझे बताएगा 6 रस कौन से हैं? मैं बताऊं? हाँ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो सबसे पहले शुरू करिए। 6 रस जो है वो हम आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर और मन दोनों पर प्रभावित है। 6 रस के बारे में मैं ये बोल रही हूँ, आपको नोट्स लिखना हो तो लिखते जाना। षड्रस आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के मुताबिक ये जो अन्न औषधियों के 6 रस हैं, वो 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये रस शरीर और मन और इंद्रियों पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है और संतुलित मात्रा में अगर इसका सेवन किया जाए तो ये धातुओं का पोषण करता है, दोषों को भी संतुलित करता है। धातुओं का पोषण करता है और दोषों को भी संतुलित करता है। और धातुओं के पोषण के साथ साथ लास्ट जो रिजल्ट है, सप्त धातु के पोषण के बाद जो रिजल्ट आता है वो है ओज की वृद्धि, शरीर के ओज को बढ़ाता है। ये प्रोसेस हमने पूरी पढ़ी है, पहले रस धातु से लेकर शुक्र तक किस तरह से धातुओं का पोषण होता है और सप्त धातु पोषण होने के बाद शरीर का ओज कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं मधुर रस, स्वीट टेस्ट। इसका गुण लिखे। गुरु, शीत, स्निग्ध और मधुरात्मक। गुरु, शीत, स्निग्ध और मधुरात्मक। तृप्तिबेन, आप म्यूट हो जाइए। इसका प्रभाव शरीर को पोषण देना। शरीर पर मधुर रस का प्रभाव क्या है ये बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये कहा कि ये कब प्रभाव डालता है। अगर ये संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए। हमको पहले ही हमने पढ़ा है कि प्रकृति, अगर हमारी कोई पर्टिकुलर प्रकृति है जैसे पित्त, तो हमको कौन सा रस लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस वक्त कौन सा रस लेना चाहिए। तो ये अगर हमें पता है तो हम अपनी प्रकृति के हिसाब से उस रसों का सेवन करेंगे। जैसे मेरे लिए अगर कफ प्रकृति हो
तो मेरे लिए आंवला यानी कि कषाय रस बहुत अच्छा है। मुझे कितना कब किस वक्त लेना है, तो ये मैंने संतुलित मात्रा में अपने प्रकृति के हिसाब से रस लिया, तो ये मेरे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालेगा, कषाय रस। तो इस तरह से सब रस के बारे में अगर हम देखें तो शरीर को पोषण देता है, बल में वृद्धि करता है। कब? जब संतुलित मात्रा में हो और अपनी प्रकृति के हिसाब से हो। ये नहीं कि मधुर रस जो है वो शरीर को पोषण देने वाला है, बल देने वाला है और बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, तो मधुर रस तो अच्छा है, सबको लेना चाहिए, जरूरी नहीं है, अपनी प्रकृति के हिसाब से लेना है। इसीलिए पहले कहा संतुलित उचित मात्रा अगर है तो अच्छा प्रभाव डालता है। तो मधुर रस के बारे में पोषण देता है, बल में वृद्धि करता है, शरीर के वात और पित्त को सम करता है, यानी शरीर में अगर वात बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए तो उसको समता में लाता है, लेकिन कफ को बढ़ाता है। अब धातुओं के बारे में देखें कि धातुओं के साथ विशेषतः ये रस, रक्त, मांस, मेद और शुक्र धातु की वृद्धि करता है। रस, रक्त, मांस, मेद और शुक्र, यानी 7 में से 5 धातुओं की वृद्धि मधुर रस के द्वारा होती है। लेकिन संतुलित मात्रा, उचित समय और उचित प्रकृति, तभी ये प्रभाव हो सकता है। अब आगे लिखे, तृषा, दाह, क्षय और क्षीणता में लाभकारी है। तृषा यानी तरस, दाह शरीर में जो दाह होती है उसमें, क्षीणता यानी शरीर अगर बहुत दुबला पतला है तो इन सब चीजों में लाभकारी है मधुर रस, स्वीट रस। इसके एग्जाम्पल है दूध, दूध में मधुर रस होता है, चावल, चावल में भी मधुर रस होता है, गेहूं, घी, शक्कर, गुड़, खजूर। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें मधुर रस होते हैं। तो ये रस जो है वो शरीर को पोषण भी देता है, स्थिरता देता है, संतोष भी देता है और ओज भी प्रदान करता है, क्योंकि ये सात्विक कैटेगरी में आता है। आप सात्विक फूड याद करें, श्रीमद् भगवद गीता का सात्विक राजसिक तामसिक में से सात्विक फूड में ज्यादातर मधुर रस देखा जाता है। दूध, दही, घी, स्वीट चीजें सारी जो पोषण देती है शरीर को वो सात्विकता में आती है। तो जो मधुर रस है वो सात्विक चीज में आता है, तो इसीलिए वो संतोष और स्थिरता प्रदान करता है और साथ साथ शरीर के ओज को प्रदान करता है, क्योंकि सप्त में से 5 धातु का पोषण मधुर रस के द्वारा ही हो जाता है। तो दूसरा है अम्ल, अम्ल रस। गुण लिखे, लघु, उष्ण, स्निग्ध, स्निग्ध नहीं है, सॉरी, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और अम्लात्मक, खट्टा। मधुर रस जो है वो शीतवीर्य था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि कुछ किसी भी द्रव्य को अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से 4 प्रक्रिया से उसे देखा जाता है, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। तो गुण देखे हमने कि लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, अम्लात्मक। वीर्य उष्ण है यानी उसका गुण जो है वो गर्म है, शीत वीर्य नहीं है। जो मधुर रस था वो शीत वीर्य था, इसको उष्ण वीर्य कहा जाएगा। इसका विपाक भी अम्ल है, उसका विपाक मधुर था, इसका विपाक भी अम्ल है।
अब प्रभाव क्या है शरीर पर? दीपन है, रुचिकर है और पाचन में सहायक है। दीपन यानी भूख बढ़ाता है शरीर की, रुचिकर यानी रुचि उत्पन्न करने वाला खाने में, और पाचन में सहायक। दूसरा लिखे, वात को श्रम करता है। वो क्या करता था? मधुर रस वात और पित्त का शमन, इसमें वात का शमन और पित्त और कफ को बढ़ाता है। अम्ल रस जो है वो पित्त को और कफ को दोनों को बढ़ाता है। जठराग्नि का पोषण करता है, यानी अग्नि बढ़ाता है, यानी कि दीपन है इसलिए वो भूख बढ़ाता है। और पाचक रसों की वृद्धि करता है शरीर में। रुचिकर है और हितकारी है। उदाहरण है दही, छाछ, इमली, नींबू, टमाटर, कच्चा आम, यानी जो कुछ भी खट्टी चीजें हैं वो अम्ल रस से प्रभावी। नेक्स्ट लिखिए लवण, लवण यानी खारा। गुण है गुरु, उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। ये भी उष्णवीर्य ही है, ये शीतवीर्य नहीं है। तो लवण रस के लिए भी उष्ण और विपाक जो है वो मधुर है। लवण रस का विपाक जो है वो मधुर है। ये भी दीपनीय है, पाचन में हेल्प करता है। शरीर के मल को शिथिल करके एलिमिनेट होने में मदद करता है, यानी शरीर के मल को शिथिल करता है। जो कुछ भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया जो कुछ भी है उसमें नमक का उपयोग होता है, यानी लवण रस का उपयोग होता है। जैसे हम नीति करते हैं, जैसे हम वमन करते हैं, जैसे शंख प्रक्षालन क्रिया करते हैं, तो उन सब में लवण रस का उपयोग होता है। तो ये शरीर में प्रभाव जो है वो दीपनीय है, पाचन में मदद करना और शरीर के मलों को शिथिल करके बाहर निकालना। वात का शमन करता है, पित्त एवं कफ को बढ़ाता है। हृदय एवं मन को प्रसन्न रखता है। इसका उदाहरण है सेंधा नमक, समुद्री नमक। जो भी नमक है वो लवण रस में आते हैं। इसके बाद है कटुरस। थोड़ा तीखा। कटु यानी गुण है लघु, वृक्ष, लघु, वृक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण। ये उष्णवीर्य है और विपाक कटु है। इसका प्रभाव भी दीपन है, पाचन शक्ति में मदद करता है। कफहार और मेदोहार है, यानी मेद धातु को कम करता है और कफ को कम करता है, शरीर के कफ को कम करता है और शरीर में स्वेद उत्पन्न करता है। शरीर के आम का नाश करता है
उदाहरण है अदरक, काली मिर्च, लहसुन, हींग आदि, ये सब कटु रस में आते हैं। तीखा रस, पंजन टेस्ट। इसके बाद है तिक्त। तिक्त रस यानी कि कड़वा रस, बिटर टेस्ट। गुण है लघु, रुक्ष, सूक्ष्म और शीत। ये शीतवीर्य है। ये भी शरीर के लिए दीपनीय है और पीत शामक है, पीत को शमन करता है। कफ हर है, रक्त का शोधन करता है, पीत और कफ का शमन करता है। उसके उदाहरण जो है वो है नीम, करेला, मेथी, गिलोय, हल्दी, ये सब तिक्त रस में आते हैं। ये शरीर के लिए हितकारी है। लास्ट है कषाय रस। जिसके गुण है लघु, रुक्ष, शीत, स्थिर, सूक्ष्म। ये शीतवीर्य है। पीत एवं कफ को शमन करता है। ये भी शरीर के लिए हितकारी है। त्रिदोष के लिए हितकारी है और शरीर की त्वचा, स्किन के लिए अच्छा है। तो शरीर में पित्त और कफ को कम करता है। इसके उदाहरण हैं आंवला, बबूल, जामुन, जिसमें कषाय रस है, पूरा रस है, वो सारी चीज में इसमें आएगी। ये शरीर को दृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करता है। तो ये षड्रस, 6 रस के बारे में आप लोगों ने लिखा। तो ये जो 6 रस है उसका अगर संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए तो त्रिदोष का संतुलन होता है। रसों का सेवन संतुलित मात्रा में हो तो त्रिदोष का भी संतुलन होता है, दोषों का संतुलन होता है और शरीर के सप्त धातु का पोषण होकर ओज में वृद्धि होती है। किसी एक रस की अति या एक रस की अल्पता, इससे जो दोष है वो असंतुलित होते हैं। यानी किसी एक ही रस का ज्यादा सेवन दोषों को असंतुलित करता है। तो इसलिए आहार में 6 रसों का प्रमाण युक्त होना, उपयुक्त प्रमाण में होना आरोग्य का मूल कहा गया है। यानी स्वास्थ्य का मूल ही यही है कि
षड्रस को संतुलित मात्रा में अपनी प्रकृति और शरीर के अनुसार रोज के खाने में, रोज के आहार में रखना और संतुलित मात्रा में उसका सेवन करना, जिससे दोष संतुलित होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सम्यक मात्रा, सम्यक काल, सम्यक संयोजन, षड्रस का सम्यक सेवन, यही आरोग्य है। ये षड्रस का टॉपिक हो गया। अब एक ही बाकी है, वो क्या है? एक ही टॉपिक बाकी था ना? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए डाइट प्लान। हाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो एक ही बाकी हुआ। ठीक है, तो जब तक समय है हम लोग મેમ સર આવી ગયા છે हाँ જયરામ સર જોઈન થયા